Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in this video we'll be doing the last important topic of chapter number 2 of Indian Economy. We'll be studying success and failures of economic planning till 1991. Continuing with our second chapter, today we'll be discussing another important topic which is success of planning. Success of planning में हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक हमने पढ़ा था कि 5 ईयर प्लान्स हम फॉलो करते आ रहे थे. हर 5 साल में हम प्लान्स बनाते थे, पर्टिकुलर गोल और टारगेट फिक्स करते थे एंड वी वर fulfilling those target in order to achieve the economic growth in the economy. Okay, previously I have shared the features of economic policy till 1991. वो भी एक important topic है. और separately अगर मैं इस topic की बात करूँ तो success कि जो plans हमने बनाए उन प्लान की सक्सेस क्या थी, उन प्लान से हमने क्या चीजें अचीव की हमारी इकोनॉमी में. ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन कंबाइन होके भी आ सकते हैं और सेपरेटली दिस कुड बी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, अलग से ही पूछा जा सकता है, कंबाइन करके भी. सो यू नीड टू प्रिपेयर दिस 3 टॉपिक्स विच इज फीचर्स, सक्सेस एंड ऑल्सो द फेलियर ऑफ प्लानिंग वेरी नाइसली. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सक्सेस ऑफ प्लानिंग. भाई हमने क्या चीज़ें अचीव की, कौन कौन से टारगेट जो हमने सोचे थे वो हमने फुलफिल किए अंडर प्लानिंग. ओके, एंड दिस प्लानिंग इज टिल 1991 तक की बात कर रहे हैं. कीप दिस इन योर हेड. ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग टिल 1991 वाज इंक्रीज्ड इन नेशनल इनकम. हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हुई. सो फ्रॉम दिस टेबल यू कुड सी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में our national income was 4.6%. So the growth rate of national income here in this figure is shown in terms of percentage. Okay, तो ये मत सोचना कि 4.6 से तो बहुत कम है, ये परसेंटेज की उसमें है. ओके, जब हमने ब्रिटिशर्स से हमारी इकोनॉमी ली थी, when we inherited our Indian economy from the Britishers, our economy was a backward and a stagnant economy. पढ़ा था ना हमने फर्स्ट चैप्टर में. सो उस टाइम की अगर मैं प्रायर टू प्लानिंग बात करूं, प्रायर टू प्लानिंग आवर नेशनल इनकम वाज जस्ट 0.5%. इमेजिन कितनी कम थी, राइट? तो मैं तब प्लानिंग हमने फॉलो करनी शुरू की इकोनॉमी में, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होनी शुरू हुई. लाइक आई हैव शोन हियर इन दिस फिगर. फर्स्ट प्लान में 4.6, सेकेंड प्लान में 4.1, थर्ड प्लान में 3.3, फोर्थ प्लान में 3.0 and similarly in 12th plan 6.7. ओके, तो आप फिगर से देख सकते हो कि हर प्लान में हमारी नेशनल इनकम की परसेंटेज, इन टर्म ऑफ परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम क्या थी. ओके, अगर अब आप ये सोच के कंफ्यूज हो रहे हो कि कभी तो 4.6 है तो ये इंक्रीज, आपने लिखा इंक्रीज हुई, लेकिन यहाँ तो 3.3 हो गया, फिर 3 पे भी आई है इनकम, तो कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, राइट? सो कुछ प्लान्स ऐसे थे जब हमने अपने जो अचीव टारगेट हमने रखा था उसको फुलफिल किया, कुछ प्लान्स में हम फेल हो गए. लेकिन अगर ओवरऑल की मैं बात करूं नेशनल इनकम की तो वो हमारी इंक्रीज हुई थी. कैसे इंक्रीज हुई? क्योंकि प्लानिंग से पहले की, प्रायर टू प्लानिंग अगर मैं बोलती हूँ, तब हमारी नेशनल इनकम इट वॉज जस्ट 0.5%. ओके, प्लानिंग के बाद हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्लान में हमने हमारी नेशनल इनकम का टारगेट रखा था 2.2%. 0.5 से भाई 2.2% हो जाए नेशनल इनकम. बट फर्स्ट प्लान इतना सक्सेसफुल हुआ कि हमारी कितनी परसेंट हुई नेशनल इनकम? 4.6%. ओके, तो यही रीजन है कि कुछ प्लान में हम फुलफिल कर पाए टारगेट, कुछ में नहीं हो पाए. देयरफॉर नेशनल इनकम उतनी इंक्रीज नहीं हुई, बट इट हैज इंक्रीज्ड. अगर हम प्रायर टू प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग से पहले की बात करें, आई बात समझ में? सो द सक्सेस ऑफ प्लानिंग टिल 1991 और द मेजर अचीवमेंट अंडर प्लानिंग टिल 1991 इज इंक्रीज्ड इन नेशनल इनकम. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, नेशनल इनकम इंक्रीज हुई तो ये कैसे सक्सेस हुआ? अगर हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, इट विल लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. लोगों के पास पैसा होगा, इनकम होगी, राइट? इनकम होगी तो उनकी डिमांड्स भी फुलफिल हो पाएगी और इनकम आएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, राइट? पहले तो हम बिल्कुल ही बैकवर्ड और स्टेगनेंट स्टेज पे थे, अब हमने ग्रोथ का पाथ पे हम आ गए. अब ग्रोथ हम अचीव करना शुरू करेंगे, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पे ले आई हमें.
तो नेशनल इनकम इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर नेशनल इनकम होगी तभी हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि नेशनल इनकम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ लाती है। अगर मैं प्रायर टू प्लानिंग बोलूं तो इट वाज जस्ट 0.5%, वेयर एज आफ्टर प्लानिंग हमने 4.6 का टारगेट भी अचीव किया है। एंड सिमिलरली अगर प्लान्स में देखो, सबसे ज़्यादा हमारी नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट वाज इन 10th प्लान विच वाज 7.6%। ओके, अगर हम कंपेयर करते हैं प्री एंड पोस्ट प्लानिंग की ग्रोथ, so you will find that there was an increase in national income. Now let's move to the second achievement of the planning. Second achievement is increase in per capita income. Per capita मतलब on an average per head in population कितनी इनकम थी। अभी तो हमने नेशनल इनकम की बात की, अब हम बोल रहे हैं पर कैपिटा। भाई पर हेड, ओके, ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन में पर पर्सन जो हमारी इनकम थी, जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम इन इकोनॉमिक्स, वो भी हमारी इंक्रीज हुई। लाइक इन योर बुक दे हैव गिवन द एग्जांपल कि फर्स्ट प्लान में ग्रोथ रेट इन ऑफ पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट वाज 2.7%, वेयरएज जब तक हम 12th प्लान तक आए, 12th प्लान तक आएंगे तो पर कैपिटा इनकम हमारी इंक्रीज हो गई 5.3% हो गई है, राइट। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या है, लोगों के पास पर हेड, अगर मैं बात करूं पर पर्सन, इनकम इंक्रीज हुई है। इनकम इंक्रीज हुई है तो नाउ द पर्सन हियर इन आवर इकोनॉमी कुड बाय मोर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं, लोगों के पास पैसा आ गया है, राइट। तो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हुई हमारी प्लानिंग की वजह से। और अगर मैं बात करूं प्रायर, भाई प्लानिंग से पहले कितनी थी हमारी पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वाज ओनली नोशनल। नोशनल मतलब नाम की ही थी पर कैपिटा इनकम, एज सच कोई फिगर्स नहीं थे जिसके अंदर हम उसको राइट करके रिप्रेजेंट कर सके कि इतनी पर कैपिटा इनकम है। इमेजिन हाउ लो और पुअर वाज आवर पर कैपिटा इनकम प्रायर टू प्लानिंग, right? And this is the reason why our economy was a backward as well as a stagnant economy. Understand? अब आपको समझ में आया होगा सक्सेस ऑफ प्लानिंग में वी हैव डन टिल नाउ 2 मेजर पॉइंट। पहला था इंक्रीज इन नेशनल इनकम एज वेल एज सेकेंड इज इंटर रिलेटेड टू दिस। ओके, इसका सब कैटेगरी, सब पॉइंट ही बोल सकते हैं। पहले हमने नेशनल इनकम देखा, एज अ होल हमारी इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज हुई। फिर अगर मैं बात करूँ पर हेड, पर पर्सन इन द इकोनॉमी, तो हमारी पर कैपिटा इनकम बोलते हैं उसको, वो भी इंक्रीज हुआ। एंड दीज आर द सम ऑफ द फिगर्स दैट यू शुड बी राइटिंग in your point so that the examiner had a clear idea that the student concept is very clear and the student have a clear idea with prior to planning क्या condition थी और planning के बाद क्या condition है। Point in achievement under economic planning till 1991 is rise in savings and investment, कि हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई और अब हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होंगे। सो जब मैं बोलती हूँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, सो इट मीन्स वी आर अगेन अचीविंग द पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लुकिंग एट द डायग्राम हियर, व्हेन आई कंपेयर द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिफोर एंड आफ्टर प्लानिंग, सो बिफोर की तो हम बात ना ही करें तो बढ़िया है, क्योंकि बिफोर में तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, राइट। वी वर अ स्टेगनेंट इकोनॉमी, एक जगह रुकी हुई और बैकवर्ड भी थे। जब हमने प्लानिंग स्टार्ट की तो प्लानिंग 1951 में फर्स्ट प्लान आया था, राइट। तो उस टाइम पे हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इट वाज 9.3% एंड इट इंक्रीज्ड टू 33% इन 2015 to 16, right? Similarly, when I talk about rate of saving, 1950 to 51, first plan के time में it was 9.5%, right? And when I talk about the later stage, भी investment भी और saving दोनों increase हुई, saving भी increase हुई यहाँ, और saving कितनी परसेंट increase हुई, 32.3% till 2015 and 16. तो आपको पता चला कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, रेट ऑफ सेविंग इंक्रीज हुआ है। इन माई प्रीवियस लेक्चर आई वॉज टेलिंग यू अबाउट
कि जो रेट ऑफ सेविंग एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हमारे ज़्यादा होते हैं या इंक्रीज होता है तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पे चल पड़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए, राइट? एंड देयरफॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स आर कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के टू की डिटर्मिनेंट्स, अगर मैं बोलूँ कि प्रिंसिपल ड्राइवर्स क्या चीज़ है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी इकोनॉमी में, आर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और अगर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है इट इज अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज वी ऑल्सो have seen that there was institutional as well as technical change in agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए और टेक्निकल चेंजेस भी आए। जब मैं बोलूँगी टेक्निकल चेंज, टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी वाइज हमारी इम्प्रूवमेंट होगी। इंस्टीट्यूशनल चेंज में मतलब जो इंस्टीट्यूशंस थे एग्रीकल्चर के अंदर वो कैसे चेंज होंगे, राइट? सो जब मैं बात करती हूँ इंस्टीट्यूशन एंड टेक्निकल चेंज तो बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, लैंड रिफॉर्म्स विच इज अंडर द इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इट विल कम अंडर टेक्निकल चेंज। ओके, तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी मतलब हमने न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन भी 65 के अराउंड आया था, राइट? तो न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऐसी सब चीज़ें हमने यूज़ करनी शुरू की थी और ये प्लानिंग के टाइम में ही हुआ था, राइट? तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हुई एग्रीकल्चर के अंदर। एक पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड है इंस्टीट्यूशनल चेंज। इंस्टीट्यूशनल चेंज में हम लैंड रिफॉर्म्स पढ़ते हैं। इट कुड बी अ सेपरेट क्वेश्चन एंड अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट डाउन अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या थी? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो लैंड रिफॉर्म्स आए मतलब कुछ चेंजेस हुए रिगार्डिंग द लैंड सिस्टम, ओके, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर बोलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई? अबॉलिशन ऑफ मिडलमैन। जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने लैंड रेवेन्यू का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। लैंड से रेवेन्यू जनरेट करना, लैंड से इनकम जनरेट करना, ठीक है? और उस पर्पस के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी इन दिस सिनेरियो, जो कि एक मिडलमैन होता था या एक इंटरमीडिएटरी होता था, बेसिकली जमींदार्स, राइट? कि जो गवर्नमेंट एंड जो टिलर्स ऑफ द सॉइल के बीच में एक मिडलमैन रहेगा यहाँ, एंड इट वाज द जमींदार। ओके, तो लैंड रिफॉर्म के चलते दिस सिस्टम वाज एबॉलिश्ड, खत्म कर दिया था। ब्रिटिशर्स बोलते थे टैक्स चाहिए लैंड से और ड्यूटी लगाते थे जमींदार की। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द जमींदार टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, और वो उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं थी। वेयर एज जमींदार को सिर्फ एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना होता था, ऊपर का जो सरप्लस बचता था वो जमींदार खुद अपने पास रख लेता था, राइट? दिस वॉज द सिस्टम ऑफ मिडलमैन और द जमींदारी सिस्टम, ओके, जो कि लैंड रेवेन्यू के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। तब हमने प्लानिंग स्टार्ट की इंडिपेंडेंस के बाद, हम लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। लैंड रिफॉर्म में सबसे पहली चीज़ क्या की हमने? एबॉलिशन ऑफ मिडलमैन को हटाया, इस चीज़ को ख़त्म किया कि कोई मिडलमैन नहीं रहेगा इन बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट, राइट? सेकेंड पॉइंट इज मॉडर्नाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब ज़मीन से कितना रेंट लिया जाएगा, कितनी रेवेन्यू या कितना इनकम जनरेट किया जाएगा, इट विल बी अंडर रेगुलेशन। और कौन रेगुलेट करेगा? इट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, राइट? एंड थर्ड हियर वाज सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब ये जो मिडलमैन वाला, जो इंटरमीडिएटरी वाला जो टाइम था, जब जमींदार वर वेरी पावरफुल, उस टाइम जमींदार ने बहुत ज़्यादा ज़मीन अपने कंट्रोल में कर ली थी, राइट? सीलिंग मतलब अपर मैक्सिमम लिमिट। सो लैंड रिफॉर्म के चलते उन्होंने एक लिमिट लगा दी, भी एक लिमिट से ज़्यादा लैंड नहीं हो सकती किसी के पास, और जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी उस लैंड को लेके रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पुअर पॉपुलेशन के अंदर, ताकि सबको ज़मीन मिल सके, right? And lastly there was also the consolidation of holding। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्यों? कि उस टाइम में प्रायर प्लानिंग बहुत ही स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होती थी।
छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े और कहीं कहीं अलग अलग फ्रेगमेंट, अलग अलग पीसेस में होते थे। तो लैंड रिफॉर्म्स के अंडर चलते हमने कंसोलिडेशन की, हमने एक इकट्ठा करके लैंड को एक जगह रखा, कंसोलिडेट कर दिया ताकि साइज ऑफ लैंड कुड बी इंक्रीज, ज़्यादा ज़मीन होगी, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है, राइट? So these were the points that will come under land reforms. I am again repeating this thing because it is another very important topic. Okay. Under land reforms, जो कि हमारे institutional change in agriculture के अंदर आते हैं, उसके अंदर पहला point क्या है? Abolition of middlemen. Second point is modernization and regulation of rent. Third is sealing and redistribution of land, and lastly the consolidation of holdings. This is institutional change in agriculture. Whereas when I talk about the technical change मतलब technical, technology, right? तो improvement in technology होगा, HIV seeds आएंगी, new machines आएंगी, farm machines, right? So all this will come under the improvement in technology. This point is clear that how under planning we have brought in the institutional and the technical change in the agricultural sector. Point of achievement under planning was growth and diversification of industry. कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनकी भी ग्रोथ हुई प्लानिंग की वजह से, और इंडस्ट्रीज जो है डाइवर्स काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज केम अप, राइट? सो 5-year plans के अंडर the planning gave a big push to capital plus the basic industries. कैपिटल और बेसिक इंडस्ट्री को बिग पुश मिला, नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, डाइवर्स इंडस्ट्रीज इकोनॉमी में आई. ओके. ऑल्सो द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज अचीव सेल्फ सफिशिएंसी. कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? वो इंडस्ट्री जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करती है, राइट? जो कंज्यूमर डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं चीजें. तो ये वाली जो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज हैं ये भी सेल्फ सफिशिएंट इंडस्ट्रीज बनी, आत्मनिर्भर हो गई ये भी. एंड ऑल्सो ड्यूरिंग प्लानिंग द प्रोडक्शन इंक्रीज टू 7%. प्रोडक्शन जो है वो 7% इंक्रीज हुई प्लानिंग की वजह से. एंड ड्यू टू प्लानिंग ओनली, जो हम ये 5-year प्लानिंग करते आए हैं, टारगेट्स रखे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो उनको फुलफिल करते आए हैं एवरी 5 year, और इसी के चलते वी हैव अचीव्ड द रैंक 10th इन वर्ल्ड इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी रैंक इज 10th in the world now. Imagine prior to independence our economy was a backward and a stagnant economy, and at present we are at rank 10 in the world. Next achievement is economic infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ ड्यू टू प्लानिंग, राइट? तो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हुई, कम्युनिकेशन अच्छी हुई, इरिगेशन फैसिलिटीज आई, पावर जनरेशन होना स्टार्ट हुआ. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कम्स अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ. एंड हमें कैसे पता चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है? बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, which says number 1, Indian Railway is one of the largest network in the world. Indian Railway का network is largest in the world. Also, the power generation capacity, the capacity to produce electricity also increased from 2300 megawatt in 1950 to 51 to 3,30,861 megawatt in 2017. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई है. एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, रेवोल्यूशनरी ग्रोथ हुई है हमारी आईटी सेक्टर में. सर्विसेज सेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है इन दिनों में. नेक्स्ट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो प्लानिंग से अभी सिर्फ हम सक्सेस की बात करें, अचीवमेंट की, सो यू विल बी राइटिंग ओनली द पॉजिटिव पार्ट, राइट? तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा इम्प्रूव हुआ. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आती हैं? हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग फैसिलिटीज, राइट? सो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज ऑल्सो इम्प्रूव्ड. डेथ रेट केम डाउन. डेथ रेट in 1951 was 27 per 1000 and it came down to 6.4% per 1000 in 2016.
तो आपको पता चल रहा है कि अब पर 1000 पहले लोग 27 लोग पर 1000 लोग मरते थे एनुअली, अब डेथ रेट कम हो गया। वाई? बिकॉज हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया। ऑल्सो द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज्ड। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स ऑन एन एवरेज कितने ईयर तक एक इंसान मतलब लाइफ रहती है उसकी, राइट? सो अर्लियर इट वाज 32 ईयर्स, ऑन एन एवरेज 32 साल तक ही लोग जीते थे, राइट? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, कोई फेमाइन आ गया या कोई डिसीज आ गई जिसकी वजह से लाइफ चल जाती थी। बट ड्यूरिंग द प्लानिंग वी डेवलप्ड आवर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर under which we worked upon our health facilities, and average life expectancy also increased to 68.3 years in 2016. Also, the number of school going students also increased. So, social structure or infrastructure was also improved under the planning. Now, talking after social infrastructure and also our economic infrastructure, we have employment. एम्प्लॉयमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर ग्रोथ चाहिए तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, काम होनी चाहिए, राइट? सो वी हैव ऑल्सो नोटिस दैट देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, वाई? बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज लॉन्चिंग सेवरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर उस 5 ईयर प्लान के साथ हम काफ़ी सारी सेवरल स्कीम्स निकाल रही थी गवर्नमेंट, सो दैट इट कुड help the Indian population by providing them employment opportunities. Okay, and this could be traced from the data of 11th and 12th 5-year plan, which says during 11th 5-year plan our unemployment rate came down from 8.3% to 5.6% in 2011 and 12, whereas in 12th plan the government has fixed the target of creating 50 million employment opportunities for the population. सरकार ने टारगेट फिक्स किया 12th प्लान में कि हम 50 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे so that employment opportunities are available to the people. Next achievement is or was under planning, it is the international trade. जब हम international trade की बात करते हैं तो volume plus the value of the trade also increased. Volume means quantity and value, I hope you all understand value की क्या मतलब है, right? So in terms of quantity also in terms of value the trade increased under planning. Like you can see from the following data that in 1948 to 49 the value of trade was just rupees 792 crore, which has now increased to 40,31,000 something crore in 2016 to 17. So you could see that there has been a tremendous increase in the volume as well as the value of the trade, right? And also the composition. Composition means different type of things and goods and commodities are under international trade. The composition of trade has also increased. Composition means we are now trading in different goods and commodities, right? तो composition भी increase हुआ है. Earlier under the British rule we were only exporting the raw materials and were importing the finished goods. Now the scene has been changed. Under planning the composition also increased and now we are exporting different type of things, goods and commodities, right? Also some of the composition of the goods here are engineering goods. अब हम export कर रहे हैं engineering goods. एक time था सिर्फ हम raw material export कर रहे थे. Now we are also exporting engineering goods. These are the goods that earlier we were importing, right? And because of this change in international trade, India has emerged as an industrial nation. एक industrial nation की तरह India उभर के आया है. So this was all it for the success of planning, right? Or the achievements that we have gained or achieved under planning till 1991. Let's see the other side of the coin, which is the failures of planning. So talking about the failures of planning, number one is abject to poverty. It means
कि हर प्लान में वी वर टॉकिंग अबाउट एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, भी गरीबी हटानी है, बट स्टिल इफ वी सी द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन which is absolutely the poor category lies in our nation. Okay, abhi bhi majority of poor population is there present in our nation. Therefore, under planning, जो हमारी central theme थी, it was elevation of poverty. But right now also we are facing this economic problem, which is a big economic problem of our nation. It is still in our nation, which is poverty. So number one failure of planning is पूरा सोच समझ के हर प्लान में हम पॉवर्टी हटाने, गरीबी हटाने की बात करते हैं, बट स्टिल दिस पॉवर्टी इज अ वेरी सिग्निफिकेंट feature of our Indian economy at present also. So it is one of the failure of planning till 1991, right? Second point here is high rate of inflation. Inflation is what? Rise in price. Okay, so prices में बहुत ज़्यादा क्या थी? इंस्टेबिलिटी थी, प्राइजेस हमारे स्टेबल नहीं थे, राइज इन प्राइस होता गया, जिसकी वजह से सोसाइटी में दे बिकम अ डिविजन अमंग द पॉपुलेशन विच इज द हैव्स, जिनके पास है, एंड द हैव नॉट, जिनके पास नहीं है, और यू कैन से रिच और पुअर. ओके, सोसाइटी के अंदर इन्फ्लेशन की वजह से सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड द हैव्स नॉट. ओके, एंड हियर क्या हो रहा था? इकोनॉमिक डिवाइड हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज व्हाट? राइज इन प्राइस, एंड इट इज अगेन वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ फेलियर्स. भाई जो प्लानिंग किया उसके अंदर हम प्राइस स्टेबिलिटी नहीं ला पाए, राइट? कमिंग टू द थर्ड पॉइंट हियर इज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के अंदर क्या है कि हमने अभी सक्सेस में पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वर इंक्रीजिंग, राइट? बहुत ज्यादा जनरेट हो रही थी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ताकि लोगों को काम मिले, बट उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है हमारे इकोनॉमी में. लाइक इन योर बुक दे हैव गिवन सम डेटा which says first plan के accordingly there were only 53 lakh person in our economy who were unemployed, but by the end of 11th plan the number increased to 4 crore. I hope you can imagine कि unemployment crisis भी कितना ज़्यादा prominent है हमारी इकोनॉमी में. Why? क्योंकि with time हमारी population increase हुई है, population increase होंगी तो resources कम है, तो crisis तो आना natural है, right? Talking about the next failure of the planning, which is inadequate infrastructure. हमने planning, it's been how many years that we have been planning? Near about 67 to 68 years now. भाई प्लानिंग चल रही है, उसके बावजूद भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, whether it is social और इकोनॉमिक, अभी भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है. If we compare our pre and post scenario of our economy, डेवलपमेंट हुई है, but according to the need of the population abhi bhi infrastructure is inadequate. Okay, and lastly we have the skewed distribution. Skewed distribution के अंदर क्या है कि हमने अभी तक प्लानिंग में पढ़ा था कि हम सोशल इक्वालिटी को ज़्यादा हम बात कर रहे थे, इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि सोसाइटी में सोशल प्लस इकोनॉमिक इक्वालिटी आए, लेकिन अभी भी ये दोनों इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी इकोनॉमी में नहीं आई है, बिकॉज देयर इज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. देयर इज द पॉपुलेशन इज इकोनॉमिकली डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड द हैव्स नॉट, which is leading to this skewed distribution. Rich are getting richer and poor are getting poorer, right? So these were the few of the failures of planning till 1991 in India, right? So that is it for the second chapter, guys. Now we have completed our second chapter and soon we'll start our third chapter. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you really like this video and found this video helpful, then do not hesitate to press in the thumbs up icon, and also guys, make sure that you like, share and subscribe to our channel and help us grow each day. Thank you so much.